वेलकम बैक एट निरोग्यम चैनल। मैं डॉक्टर अमिता जैन, एक यूरोगायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि पेशाब का अपने आप निकल जाना, कंट्रोल ख़त्म हो जाना, इस पर बात करूँगी। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत तरह का होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, कई औरतें खांसने, छींकने, हंसने या किसी भी परिस्थिति में जब उनका पेट का प्रेशर बढ़ जाता है तो कंट्रोल खो देती हैं और लीक हो जाता है। मेडिकल टर्म में हम इसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं और ये पेशाब की नली का ढीला पड़ जाने से समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी प्रॉब्लम है जिसमें आपको अचानक से प्रेशर लगेगा और वॉशरूम तक पहुंचने से पहले ही आपको लगेगा कि आपके कपड़ों में पेशाब निकल जाएगा। ये तब होता है जब आपकी पेशाब की थैली अपने आप सिकुड़ना शुरू कर देती है और ब्रेन के ऑर्डर का वेट नहीं करती। नॉर्मली पेशाब की थैली को तभी सिकुड़ना चाहिए जब आप खुद से पेशाब करना चाहते हो, यानी आप खुद कपड़े उतार करके वॉशरूम में बैठ गए हो। बट अगर इससे पहले ही सिकुड़ेगी तो आपको वो समय नहीं देगी वॉशरूम तक पहुंचने के लिए और पेशाब निकल जाएगा। तो ये पेशाब की थैली की मसल की समस्या होती है। ज़्यादातर ये दो समस्याएं ही कॉमन हैं और ऐसा नहीं है कि किसी औरत में ये दोनों समस्याएं इकट्ठे नहीं हो सकती। ये समस्या जिसमें पेशाब की थैली अपने आप सिकुड़ जाती है, यानी कि ओवर एक्टिव ब्लैडर, औरतों और आदमियों दोनों में कॉमन होता है और एज के साथ बढ़ता जाता है। लेकिन पेशाब की नली की समस्या जिसमें खांसने छींकने पे यूरिन निकलता है, यानी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, औरतों में ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी की वजह से सपोर्ट्स वीक पड़ जाते हैं, तो वहीं जब आपकी पेशाब की नली यानी यूरेथ्रा का सपोर्ट वीक पड़ेगा तो आपका पेशाब की नली हाई इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के वक्त बंद नहीं रह पाएगी और खुल जाने से लीकेज होगा। तो ये समस्या औरतों में ज़्यादा होती है। कई बार यंग एज पे जब आपकी मांसपेशियों और सपोर्ट में स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो ये डैमेज एविडेंट नहीं होते हैं, और स्पेशली आफ्टर मीनोपॉज जब वीकनेस ऑफ टिश्यूज़ बढ़ने लगता है तब ये वीकनेस पता चलती हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स एविडेंट होती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा हाई इंसिडेंस पोस्ट मीनोपॉजल लेडीज़ में मिलती है। इसके अलावा कुछ इनकॉन्टिनेंस बहुत रेयर समस्याओं से भी होते हैं, जैसे कि अगर आपकी पेशाब की थैली और आपके बच्चेदानी के रास्ते में जुड़ाव हो जाए। इस तरह की प्रॉब्लम या तो किसी सर्जरी की वजह से हो सकती है या कभी कभी किसी तरह का एक्सीडेंट होना या डिलीवरी के टाइम पर टिश्यू की नेक्रोसिस हो जाना, इस सब से हो सकता है। इस समस्या को हम फिस्टुला कहते हैं। इसमें कंटिन्यूअस लीकेज ऑफ यूरिन होता है और इस समस्या का सर्जरी के अलावा कोई और इलाज नहीं होता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ औरतों की पेशाब की थैली सिकोड़ने की क्षमता पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। ये उनमें होता है जिनमें कोई ऐसी बीमारी होती है जो कि पेशाब की थैली को कंट्रोल करने वाली नसों को प्रभावित करती है, जैसे कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या डायबिटीज़। ऐसे में पेशाब की थैली जब नहीं खाली हो पाती तो पूरा कैपेसिटी पहुंचने के बाद पेशाब छलकने लगता है और इसे हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ये भी बहुत कॉमन नहीं है। हम अक्सर अपनी ओपीडी में देखते हैं कि पेशेंट जल्दी इस समस्या के बारे में नहीं बताते। शायद उन्हें शर्म आता है या फिर ये सोचते हैं कि ये एज के साथ होने वाली एक नॉर्मल प्रॉब्लम है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो बहुत मिथ है इसके बारे में, और इसीलिए कई बार औरतें हमें दूसरी परेशानियों के साथ में आके कंसल्ट करती हैं, जैसे कि बार बार इन्फेक्शन हो जाना, नीचे गीलापन बने रहने की वजह से खुजली हो जाना,
वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाना, और कभी कभी ये भी होता है कि स्पेशली जो एल्डरली लेडीज़ होती हैं, जब वो इस एक्सीडेंट से बचने के लिए कि पेशाब कपड़ों में ना निकल जाए भागती हैं, फिसल जाती हैं और हड्डी तक टूट जाती है। और कई बार हमें ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से रेफरेंस आता है कि इनकॉन्टिनेंस इतना सीवियर है कि कपड़ों में निकल जा रहा है, ऑपरेशन के बाद पता चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी बड़ी हो सकती है, जबकि इसका इलाज संभव है। तो अब हम इलाज की बात करते हैं। खांसने छींकने पर पेशाब निकल जाना यानी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपका ब्लैडर पाइप, यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली का सपोर्ट वीक हो गया है, चूँकि ये एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है। अगेन इसके लिए कोई दवाइयाँ नहीं हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, कीगल्स, जिसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से अपने पहले वीडियो में बताया था, वो इस समस्या में भी हेल्प करती है। और अगर आप इसे ढंग से करें तो अर्ली स्टेजेस में आपको काफ़ी आराम भी आ सकता है। और कम से कम 3 महीना इंतज़ार करना चाहिए। 3 महीने बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज करने के बावजूद भी अगर आपको आराम नहीं आता है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि डिफेक्ट मसल के लेवल पर ना हो, सपोर्ट के लेवल पर हो और उसे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़े। तो इसके लिए सर्जिकल उपचार होता है। आजकल सर्जरीज़ बहुत एडवांस्ड हैं। वेजाइनल रास्ते से बहुत छोटे छेद से ऑपरेशन जैसे कि स्लिंग सर्जरी किया जा सकता है, और इसमें आपको सिर्फ 1 दिन के लिए अस्पताल में रहना होता है और आप दूसरे दिन से ही अपने घर के रोज़ाना के काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बाद में प्रिकॉशंस लेनी होती है, जैसे कि भारी वज़न नहीं उठाना, कोई भी वर्जिश का काम नहीं करना, इंटरकोर्स नहीं करना, और कब्ज़ी या किसी भी तरह की ऐसी समस्या जिससे पेट का प्रेशर बढ़ सकता है, उससे बचाव रखना। ये तो बात हो गई स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। अब हम दूसरे टाइप के इनकॉन्टिनेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि पेशाब की थैली पे कंट्रोल खोना, उसका अपने आप बिना बताए सिकुड़ जाना। जैसा कि पता है कि आपको कि वो अपने आप सिकुड़ रहा है, तो ये आपको एक अर्जेंसी की फीलिंग देगा। आप कोई भी ज़रूरी काम कर रहे होंगे, उसे आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा और भागना पड़ेगा पेशाब करने के लिए, नहीं तो हो सकता है ये कपड़ों में निकल जाए। आप इसी वजह से आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाएगा। आप कई बार रात में नींद में भी उठोगे और पेशाब के लिए जाओगे। इसकी वजह से कभी कभी नींद भी बहुत ख़राब हो जाती है। कई बार इस समस्या से बचाव के लिए लोग पानी पीना कम कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, पानी पीना कम कर देने से आराम की जगह दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि यूरिन कंसंट्रेटेड होता है और वो ब्लैडर को ज़्यादा इरिटेट करता है। तो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, कभी कभी बार बार इन्फेक्शन होने से जो यूटीआई की समस्या है वो बढ़ती है, तो जलन, दर्द, ये सब कुछ हो सकता है। हम मेडिकल लैंग्वेज में इडियोपैथिक कहते हैं, यानी इसका कोई कारण नहीं है। ये ज़्यादातर एक केमिकल के बढ़ जाने की वजह से होता है, जिसे दवाइयों से ब्लॉक किया जा सकता है। तो बाज़ार में इसको ब्लॉक करने की बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, और आपका दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़, आपकी दूसरी समस्याएं देखते हुए हम चूज़ करते हैं कि कौन सी दवाई से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और आपको सूट करेगी। तो इसीलिए डॉक्टर की निगरानी में ही ये इलाज शुरू करना ज़रूरी होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी इस समस्या में बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि आपको उन चीज़ों का सेवन करना कम करना चाहिए जो आपके ब्लैडर को इरिटेट कर सकते हैं। टी, कॉफ़ी, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, स्मोकिंग और अल्कोहल, ऑल दीज थिंग्स कैन इम्पैक्ट योर ब्लैडर। इसके अलावा आपको पानी रेगुलर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में पीना चाहिए,
और ना सिर्फ पानी, एनी लिक्विड विल बी इंक्लूडेड इनटू फ्लूइड इनटेक। जैसे अगर मैं इस तरह से बताऊं कि रात में हमारे चूँकि अंग काम नहीं करते और इसीलिए टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं होते और इसीलिए हमें यूरिन बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए रात में जब आप सो जाते हैं तो आपको उठ के पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि स्टॉप ड्रिंकिंग 2 hours बिफोर स्लीप एंड यू शुडंट ड्रिंक एनीथिंग ड्यूरिंग 8 hours ऑफ स्लीप। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी आप पिएंगे वो तुरंत यूरिन नहीं बनेगा, इट विल टेक टाइम। सो इट्स बेटर टू स्टॉप ड्रिंकिंग बिफोर स्लीप, 2 hours बिफोर स्लीप। सो सपोज 10 hours आई एम टेलिंग यू दैट आपको नहीं पानी पीना है, तो 24 घंटे में आपके पास 14 घंटे बचे। अब इस 14 घंटे में अगर नॉर्मल पानी का इंटेक 2 लीटर्स के आसपास होना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में पीने का मतलब है कि हर घंटे पे 120 से 150 ml पीना। तो इस तरह से समझ लीजिए कि आप अपने जो भी पीने के लिए बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें एक बार नाप लें और अंदाज से इसे रेगुलेट करें। अगर आप इस तरह से पानी पिएंगे तो आपकी पेशाब की थैली अपनी कैपेसिटी जो नॉर्मली 300 से 400 ml या 500 ml के आसपास होती है, उसको पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगेंगे और यही एक नॉर्मल वॉइडिंग इंटरवल होता है। 3 से 4 घंटे में एक बार यूरिन ज़रूर पास करना चाहिए। वो भी गलत है कि अगर आप ये सोचते हो कि आपको पब्लिक टॉयलेट नहीं यूज़ करना और इससे बचने के लिए अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो इस आवर को बढ़ाते हो, इस इंटरवल को बढ़ाते हो। ज़्यादा देर यूरिन अगर आप अपने अंदर रखते हैं तो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ब्लैडर को इरिटेट करते हैं। जो भी गंदगी है अगर वो बहुत देर तक रहती है तो जुड़ करके स्टोन बना सकती है, स्टेगनेंसी स्टोन में प्रोन करती है। और इसके अलावा बैक्टीरिया वो आपकी पेशाब की थैली से जुड़ सकते हैं और फिर उसके बाद जब आप पेशाब करेंगे तब भी वो बाहर नहीं निकलेंगे और वहाँ ग्रो करने लगेंगे और ये यूटीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए समय पर पेशाब करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो पेशेंट्स ओवर एक्टिव ब्लैडर के होते हैं और जल्दी जल्दी पेशाब करते हैं, उन्हें हम जब दवाइयाँ भी देते हैं तो हम उन्हें ये समझाते हैं कि धीरे धीरे उन्हें अपने वॉइडिंग इंटरवल को बढ़ाना है, टाइम वॉइडिंग करनी है और उसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी हेल्प करती है जिन्हें हम अर्ज कंट्रोल टेक्निक्स कहते हैं। जब आप अपने पेल्विक फ्लोर को बहुत अच्छी तरह से सिकोड़ते हैं तो वो आपकी पेशाब की थैली के सिकुड़ने को भी इनहिबिट करता है। तो आपने देखा होगा कि बच्चे ज़ोर से सिकोड़ के नीचे बैठ जाते हैं और पेशाब को रोक लेते हैं, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ध्यान बांटना, जिसको हम मेंटल डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, किसी भी कठोर सतह पर बैठ जाना, क्रॉस थाई बैठ जाना, इस तरह से आप अचानक से पेशाब की थैली के सिकुड़ने को बीच में ही रोक सकते हैं। कई बार औरतें मुझसे ये पूछती हैं कि क्या ये पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। तो देखिए, ऐसा है कि एनाटॉमिकल डिफेक्ट तो हम करेक्ट कर सकते हैं और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में कंप्लीट क्योर हो भी जाता है, बट स्पेशली ओवर एक्टिव ब्लैडर जो कई बार इडियोपैथिक होता है, इसमें देखा गया है कि 3 महीने का दवाइयों का कोर्स करने के बाद 30% पेशेंट्स में स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन हो जाता है, बट रेस्ट ऑफ द 70% पेशेंट्स को दवाइयाँ लंबे समय तक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यूजुअली हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि 3 महीने तक आप लगातार दवाई खाएं और फिर दवाई बंद करके देखें। अगर समस्या दोबारा नहीं आती है तो दवाई की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर आपको लंबे समय तक भी दवाई खानी पड़े और वो आपको सूट करती है तो इससे नुकसान नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब दवाई खाने के बावजूद भी आराम पूरी तरह से नहीं मिलता। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास ब्लैडर में डायरेक्ट इंजेक्शन लगाने का उपचार भी है। इसमें हम ब्लैडर की मसल में बोटुलिनम टॉक्सिन को डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, जो पेशाब की थैली की मसल को रिलैक्स कर देती है और इस समस्या का उपचार करती है।
ये इंजेक्शन भी परमानेंट नहीं होता। इसका प्रभाव 3 महीने से लेकर 1 साल तक रह सकता है। यूजुअली दोबारा समस्या आने पर हम 6 महीने के बाद ही इंजेक्शन रिपीट करते हैं। इसके आगे भी इलाज हैं जो ज़रूरत पड़ने पर किए जा सकते हैं, और अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि समय पर इलाज कर लें, ताकि बड़े इलाजों की या इन्वेजिव थेरेपीज़ की या सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। कई बार औरतें ये भी पूछती हैं कि अगर हम इस समस्या का इलाज ना करवाएं तो क्या होगा। देखिए, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें आपका लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इसलिए इसकी वजह से मौत तो नहीं होगी, लेकिन ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। इस समस्या की वजह से लोग अपनी रेगुलर सोशल एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं, हंसना बंद कर देते हैं, बाहर जाना बंद कर देते हैं, डांस करना बंद कर देते हैं, एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, और उसकी वजह से कई बार मोटापा बढ़ जाता है, मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, सेक्सुअल डिसहार्मनी हो सकती है, और इन सब की वजह से कभी कभी कार्डियक इवेंट्स भी बढ़ सकती हैं। और ये देखा गया है मोटापे की वजह से दूसरी तरह की समस्याएं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से डायरेक्ट प्रॉब्लम ना भी हो, इनडायरेक्ट इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। इसीलिए मेरा सुझाव है, जब आसान इलाज उपलब्ध हैं तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाना। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पर था, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो, या आप सच में समस्या से जूझ रहे हो और इसका उपचार नहीं मिल रहा हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी क्लिनिक पर आकर के हमें दिखा सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस निरोग्यम चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और औरतें भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।